जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह हम लोग अभी कंटिन्यू किए जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय जो भी हैं उसको हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग दो पार्ट में ले चुके हैं, जिसमें कि 1807 तक कवर हो गया और आज जो है 1807 से 1856 तक, यानी जब तक वायसराय का कार्यकाल था। क्योंकि आपको भी पता है कि उससे आगे फिर जो भी इतिहास का घटनाक्रम होगा उसे भी हम कवर अप करेंगे टॉपिक वाइज। अभी हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो भी हैं उसको लेके चल रहे हैं, उसके थ्रू हम जो भी टॉपिक कवर हो पा रहा है, उस जो रिलेटेड टॉपिक है सबको हम कवर भी करते चल रहे हैं। बाकी बात जहाँ पे हमें लगेगा कि इसके डीपली में जाना है तो वो भी हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, वो भी कंटिन्यूटी के साथ। तो चलिए आज देखते हैं 1807 से लेकर 1856 तक, जिसमें आपका मिंटो, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, बेंटिंग यानी विलियम बेंटिंग जो है, मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी, ये सारे हम गवर्नर जनरल को कवर अप करेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ एक ओवरव्यू देख लेते हैं। राजनीतिक घटनाएं कौन कौन से रहेंगे, जिसमें नेपाल का युद्ध, आपका ये पिंडारी दमन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सारे रहेंगे। सामाजिक सुधार भी देखेंगे, सती प्रथा हो, ठगी हो, शिशु हत्या पर जो रोक लगाओ, शिक्षा नीति, सामाजिक सुधार क्या क्या हुए उसको भी थोड़ा हम कवर अप करेंगे इस क्लास में। और प्रशासनिक सुधार में चार्टर एक्ट 1833 क्या है, न्यायिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता और राजस्व व्यवस्था, इससे भी रिलेटेड कुछ रहेगा। डलहौजी का युग यानी डलहौजी का एक युग माना जाता है, जिसमें व्यापकगत सिद्धांत, रेलवे, टेलीग्राफ, डाक, पीडब्ल्यूडी और साम्राज्य विस्तार में क्या क्या भूमिका डलहौजी का था। और हम अभी आपको बता दें कि रेलवे और भू राजस्व व्यवस्था जो भी था, जिसमें कि आप अस्थाई बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो, मालवाड़ी हो, उसके लिए सब सेपरेट वीडियो आपका रेलवे के लिए आपका एक अलग रहेगा, भू राजस्व व्यवस्था के लिए अलग रहेगा, कृषि का वाणिज्यकरण हो, औद्योगिक विकास हो, भारत में औद्योगिक विकास हो, ये सब आपका सेपरेट टॉपिक वाइज करके आपका जो भी होगा वो सेपरेट सेपरेट वीडियो आपका लाया जाएगा। तो लास्ट में आपका टाइमलाइन और एमसीक्यू जो तथ्य वगैरह, अगर जबकि उस तरह से टाइम बचा तो हम लोग आज एमसीक्यू भी 5-8 देख लेंगे किस प्रकार से सॉल्व करना है इसको पढ़ने के पश्चात, अगर उस तरह से टाइम बचा तो। चलिए स्पीड में और समझते हुए भी कवर अप करना है, स्पीड भी रहेगा और समझ भी आना चाहिए, इस तरह से करके चलेंगे। तो अगर हम टाइम लाइन की बात कर लें तो 1807 से 1813 तक मिंटो प्रथम, 1813 से तास हेस्टिंग्स, एडम्स, एमहर्स्ट, इसी तरह करके आपका पूरा ये टाइम लाइन दिया हुआ है, जिसे हम अभी कवर अप करते चले जाएंगे कवर करते हुए। परीक्षा ट्रिक, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद आया। देखिए पहले क्या था, गवर्नर, फिर बना गवर्नर जनरल, और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जगह अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, जिसका बेंटिंग इस पद का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो विलियम बेंटिंग। और आप ये ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि हाँ प्रथम गवर्नर कौन था और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में दोनों चीज़ बताया गया और कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि प्रथम गवर्नर कौन थे और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। चलिए यहाँ से हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिसका कार्यकाल 1807 से 1813 था। शासनकाल मुख्यतः विदेश नीति की घटनाओं से जुड़ा रहा है इसका। जॉन मालकम को राजदूत बनाकर फारस भेजा, एस्टुअर्ट एल्फिंस्टन को राजदूत बनाकर अफगानिस्तान भेजा और शाह शुजा से संधि की दिशा में प्रयास किया। चार्ल्स मेटकॉफ को रंजीत सिंह के दरबार में भेजा। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो थे वो चार्ल्स मेटकॉफ को रंजीत सिंह के दरबार में भेजते हैं और 1809 में अमृतसर की संधि करते हैं, जिसे इस संधि के तहत दोनों अपने अपने सीमा का विभाजन करते हैं और अपने अपने सीमा का सुरक्षा का वादा भी करते हैं कि हम आपके सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, आप भी मेरे सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब एक सीमा सुरक्षा के तहत के लिए 1809 का अमृतसर की संधि किया जाता है। वहीं 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है वो मिंटो के समय ही पारित होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट हुआ इसके बारे में हम उस दिन भी बताए थे। और हाँ ये भी बता दें कि जो भी जितने भी चार्टर एक्ट हैं, चाहे आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया उससे लेके
जो भी आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो और चार्टर एक्ट 1813, 33, ये सारे जितने भी चार्टर एक्ट हैं सभी हम एक वीडियो में कवर करेंगे और उसको एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे, चाहे 30 मिनट लग जाए, 45 मिनट लग जाए, लेकिन जितने चार्टर एक्ट हैं उसको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही कवर कर लें। और 1809 की जो अमृतसर की संधि थी, ब्रिटिश प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ था और दूसरा पक्ष कौन था, तो महाराजा रंजीत सिंह। 1809 में अमृतसर की संधि, ये याद रखिएगा। अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1809 में। मिंटो विदेश नीति प्लस अमृतसर की संधि 1813 का चार्टर एक्ट, इसको ये की पॉइंट के तौर पे आप देख लीजिएगा, की पॉइंट है ये। नेक्स्ट आपका आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1827 तक, लेकिन 1813 का जो चार्टर अधिनियम पारित हुआ था वो किसके समय हुआ था, लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय नहीं, ये याद रखिएगा। एक वारन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये भी ध्यान आप रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है थोड़ा। युद्ध और विस्तार के क्षेत्र में इसका देखते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध इसके समय हुआ। 1814-16 के युद्ध के बाद 1816 में सुगौली की संधि हुई। 1816 में किसका संधि हुई, तो सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध में। 1816 में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा और कुमाऊं, गढ़वाल आदि क्षेत्र पर अधिकार मिला। इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में ब्रिटिश का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है नेपाल का क्षेत्र, कुमाऊं, गढ़वाल आदि क्षेत्र पर जो है ब्रिटिश का अधिकार हुआ। पिंडारियों का दमन, ये देखिए आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है आपका पिंडारियों का दमन। पिंडारी लुटेरे दल थे। हेस्टिंग्स ने 1816 से इनके विरुद्ध अभियान किया, जो कि वो मराठा क्षेत्र में भाग के जाते हैं और इसी कारण वहाँ आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है पिंडारियों का दमन के क्रम में। पठानों का दमन 1817-18, राजपूताना क्षेत्र में सक्रिय पठान नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई, अमीर खां से 1817 में समझौता हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा संघ का अंत, बाजीराव द्वितीय को पद से हटाकर पेंशन दी गई। 1818 तक कंपनी को सर्वोच्चता स्थापित हो गई 1818 में। अन्य तथ्य देखें तो 1818 में प्रेस से नियंत्रण हटाया गया, राजपूताना के रियासतों के साथ सहायक संधियां की गई। 1818 में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे, ये 1823 से 1828 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ इसके समय। 1826 में यांडबू की संधि हुई 1826 में। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था उसमें हुआ था यांडबू संधि। बैरकपुर छावनी में 1824 में सैनिक विद्रोह भी हुआ। 1827 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से मिलने वाले प्रमुख गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है। ये याद करने का तथ्य आपका यहाँ देख लीजिएगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यांडबू की संधि कब हुई, तो 1826 में। किस युद्ध के बाद हुई, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था उसके अंत में ये हुआ। और एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ष और युद्ध का नाम साथ ही याद रखें, यानी कि जो भी वर्ष है, जैसे 1824 से 26 आंग्ल बर्मा युद्ध, इसमें कौन संधि हुई, तो 1826 में यांडबू की संधि। बैरकपुर 1824, एमहर्स्ट के समय सैनिक असंतोष विद्रोह की घटना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका नाम थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है, जिस तरह लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड वेलेस्ली है, उसी तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंग देखेंगे। इसके बारे में भी हम लोग 1828 से 1835, 7 साल का इसका कार्यकाल था जिसमें ये सामाजिक सुधार करते हैं, क्योंकि इसने बेंथम को पत्र लिखा था कि शासन तो चलेगी सिर्फ आपकी मर्जी पर, हम तो केवल नाम का शासक हैं। ये एक पत्र लिखता है बेंथम के नाम का। बेंथम को ये पत्र लिखता है भारत से कि शासन तो चलेगी आपकी ही नीतियों से, हम तो केवल नाम का शासक हैं। ये भी कभी कभी इस तरह का आपका सेंटेंस बना के दिया जाता है कि ये किसके द्वारा ये पत्र लिखा गया था, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा, क्योंकि वे बेंथम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सती प्रथा का अंत 1829 में करते हैं, बेंथम से ही प्रभावित होकर ये इस समाज सुधार के सामाजिक सुधार जो भी था ये करता है। तो सती प्रथा का अंत 1829 में करता है। बंगाल सती विनियमन रेगुलेशन 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1830 में बम्बई व मद्रास में भी लागू हो गया। ये ठगी प्रथा का अंत करता है। ठगों के दमन के लिए कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1830 के दशक में अभियान सफल हुआ।
शिशु हत्या पर नियंत्रण लगाता है, शिशु हत्या की प्रथा पर नियंत्रण का प्रयास। शिक्षा 1835 मैकाले के प्रभाव में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। 1835 के शिक्षा संबंधी निर्णय मैकाले मिनट परीक्षा का प्रमुख तथ्य। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, आरंभिक विकास। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। प्रेस की स्वतंत्रता, बेंटिंक प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था। बाद में चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835-36 में प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटाया। चार्ल्स मेटकॉफ जो था ये समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ये आप एक्स्ट्रा एक फैक्ट ऐड कर लीजिएगा कि मेटकॉफ को समाचार पत्र का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता, यानी कि ये सारे जो आपका नियंत्रण था ये हटा दिया था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय समाचार पत्रों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे कि कहाँ से ये छप रहा है उसका नाम लिखना है, कौन छाप रहा है उसका नाम लिखना है, इसमें कोई सरकार विरोधी उस तरह से तत्व नहीं होना चाहिए पत्र में, समाचार पत्र में। तो ये सारे जो भी था ये मेटकॉफ हटाया था 1835 से 1836 में, जो कि शायद 1857 तक ये चला था। कन्फर्म एक बार देख लेना है इसको भी। बेंटिंक के प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक सुधार। तो बेंटिंक के प्रशासनिक और न्यायिक एवं आर्थिक सुधार हम लोग देखेंगे। न्यायिक सुधार ये क्या किया? अपीलीय सर्किट न्यायालयों में बदलाव, भारतीयों को मुंसिफ व सदर अमीन जैसे पद, अदालतों के भाषा देसी भाषा अंग्रेजी का बढ़ता प्रयोग। देसी भाषा में भी न्यायालय में जो भी आवेदन वगैरह सुना जाएगा ये देसी भाषा में करने का ये बेंटिंक का श्रेय जाता है। अंग्रेजी का भी प्रयोग बढ़ा इसके समय। विधि सुधार 1833 में मैकाले के अधीन विधि आयोग का गठन हुआ। कानून के संहिताकरण किया गया, कानूनों के संहिताकरण और नई दंड संहिता का दिशा में कार्य किया गया विलियम बेंटिंक के समय में। आर्थिक सुधार में देखें तो सैनिक भत्तों में कटौती की गई, सरकारी व्यय कम करने का प्रयास किया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 30 वर्षीय बंदोबस्त की दिशा में कार्य किया गया। प्रशासनिक पुनर्गठन का बात करें तो जिले के समूह बनाकर कमिश्नरियों संभागों का गठन, यानी कमिश्नरियों का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बेंटिंक के द्वारा। कमिश्नर को प्रमुख अधिकारी बनाया गया, कमिश्नरियों में जो है कमिश्नर को प्रमुख अधिकारी बनाया गया। वही है मुख्य परिचय। तो की पॉइंट देखिए ये आपके पास रह जाएगा कि बेंटिंक 1828 से 35 तक रहा। सती प्रथा 1829 में हटवाया। 1833 का चार्टर एक्ट, बेंटिंक के समय कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो 1833 का चार्टर एक्ट। 1835 में शिक्षा मेडिकल कॉलेज, सामाजिक सुधार का युग भी इसको कहा जाता है। विलियम बेंटिंक के समय को सामाजिक सुधार का युग कहा जाता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है, एक नज़र अभी भी हम देख लेंगे, ऐसे इसका तो सेपरेट वीडियो आएगा ही, बस एक नज़र में इसको देख लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट से ही। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बेंटिंक इस नए पद का गवर्नर जनरल बने। कंपनी के वाणिज्यिक गतिविधियों का अंत हुआ, प्रशासनिक भूमिका अधिक स्पष्ट हुई। जैसे हमने आप लोग पीछे पार्ट 2 का वीडियो में बताया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, यानी चाय और चीन के साथ जो बचा हुआ था, क्योंकि 1813 में ही समाप्त कर दिया गया एकाधिकार, लेकिन चाय और चीन के साथ बचा हुआ था कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो है वो एकाधिकार बना रहेगा कंपनी का। लेकिन 1833 के एक्ट में ये दोनों को भी हटा दिया गया, एकाधिकार से ख़त्म कर दिया गया। कानून निर्माण के लिए विधि सदस्य केंद्रीय विधायी व्यवस्था को मजबूत किया गया। धारा 87 में सरकारी नियुक्तियों में धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करने का सिद्धांत रखा गया। 1833 का चार्टर एक्ट के समय ही धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करने का सिद्धांत रखा गया। लेकिन याद रखिएगा व्यवहार में ये कभी लागू नहीं हुआ ब्रिटिश शासन में, क्योंकि पुलिस व्यवस्था में भी एक लिमिट तक, एक सीमित पद तक ही भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। आपका पहले जैसे सिविल सेवा में यूरोपीयकरण किया गया, भारतीयों को उसे बाहर रखने के लिए आयु सीमा कम की गई थी। ये सब सारे तथ्य आप देख सकते हैं जिसके जो कि ये बताता है कि व्यवहार में ऐसा कोई चीज़ लागू नहीं था। सैद्धांतिक रूप से ये लागू किया गया था लेकिन व्यवहार में नहीं था। कानून और प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया था आपका ये विलियम बेंटिंक। एक लाइन में 1833 बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट में बताएं, क्योंकि ये पिछले वीडियो में बता दिया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था ये भी। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड ऑकलैंड।
चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 एक साल का इसका समय पीरियड था। समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ। इसी कारण इन्हें भारतीय प्रेस के इतिहास में प्रेस का मुक्तिदाता, अभी बता रहे थे हम कि प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसे। अब लॉर्ड ऑकलैंड का बात करें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। 1838 में शाहसुजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। शिक्षा नीति की बात करें तो ऑकलैंड के समय अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि ये साफ साफ कहा गया था कि शिक्षा एक बड़े वर्ग को दिया जाएगा, एक छोटे से वर्ग में यानी कि कुछ आदमी को शिक्षित किया जाएगा और शिक्षा छन छन के नीचे पहुंचेगी, यानी कि ये धीरे धीरे सबको शिक्षा देगा। यानी एक छोटे से वर्ग को शिक्षा दिया जाएगा, बाकी बाद वो सभी को भारत में शिक्षित करेगा, जो कि कभी व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हुआ। यही अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत वो सरकार को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है ऑकलैंड के समय। अन्य तथ्य, शेरशाह सूरी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विकसित प्रचलित करने का दिशा में कार्य। जिस तरह एक शेरशाह सूरी मार्ग था उसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विकसित करके प्रचलित करने का, भाई नाम बदल के थोड़ा बहुत कुछ करने का था। एलन बरो के बारे में देखें हम लोग। एलन बरो 1842 से 44 2 साल का इसका शासनकाल था, और हार्डिंग का 1844 से 48। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। 1842 में गजनी से सोमनाथ के दरवाजे भारत लाए जाने की घटना। 1843 में सिंध के विलय ब्रिटिश साम्राज्य में। 1843 में सिंध का विलय किया गया। 1843 के अधिनियम द्वारा दास प्रथा का अंत की दिशा में कदम उठाया गया। एलन बरो के समय में दास प्रथा का अंत करने के लिए 1843 के अधिनियम के तहत प्रयास किया गया था, कदम उठाया गया था। बात करें लॉर्ड हार्डिंग का तो 1844 से 48 तक इसका समय काल था। और खोंड या कंध जनजाति क्षेत्रों में नरवली की प्रथा के दमन के लिए अभियान, यानी नरवली प्रथा था एक, जो कि खोंड जनजाति में प्रचलित था, उसको समाप्त करने के लिए ये एक प्रयास किया गया। उनके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ, और लाहौर की संधि के बाद ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा, लाहौर की संधि की गई। परीक्षा तुलना, एलन बरो सिंध, हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, ये भी एक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कीवर्ड है, आप इसका पहले देख लें कि डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था। पंजाब, पेगू, रेलवे, टेलीग्राफ, डाक, ये सारे, यानी पंजाब को मिलाया था, पेगू को मिलाया था। रेलवे का विकास इसके समय में हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। टेलीग्राफ का, डाक का, इसके सारे का विकास आधुनिकता का एक युग मतलब माना जाता है डलहौजी का। लेकिन इसका भी हम खंडन करेंगे आपको जब हम रेलवे का आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रेलवे का परिचालन क्यों किया गया, तो आपको उस समय सारा पता चल जाएगा कि रेलवे किस उद्देश्य से चलाया गया था। अभी तो लग रहा है कि चलो ये भारत को आधुनिक बनाने का एक कदम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बस औपनिवेशिक हित का पूर्ति करने के क्रम में उठाया गया कदम था। महत्व, 1856 तक कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार बहुत बढ़ चुका था। 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि में डलहौजी की नीतियाँ महत्वपूर्ण है। 1857 की पृष्ठभूमि तैयार करने में डलहौजी की नीतियाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि डलहौजी के कार्य से इतने सारे आप कह सकते हैं कि विद्रोह पनप रहा था, जो कि 1857 का विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार किया था। क्योंकि कोई भी विद्रोह, याद रखिएगा, एक दिन में वो तैयार नहीं होता है, उसके लिए उसका पृष्ठभूमि धीरे धीरे विद्रोह का संग्रह होते होते एक दिन वो किसी माध्यम से बाहर निकलता है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जबकि हम देखें तो साम्राज्य विस्तार की नीति, युद्ध, कुशासन और व्यक्तिगत सिद्धांत, इसके अंतर्गत ये था कि अगर किसी राज्य में, जैसे झांसी की रानी, उसका मुँह बेवला बेटा बोला जाता है, यानी कि अपना बेटा नहीं, अगर जबकि कोई गोद लेता है तो उसे मान्यता नहीं दिया जाएगा, उसके राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया जाएगा। यही एक छोटा सा परिभाषा के रूप में आप समझ जाएं व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 को पंजाब का विलय, 1849 में जो है पंजाब का विलय कर लिया गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। लोअर बर्मा, पेगू पर ब्रिटिश नियंत्रण, यानी पेगू पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण कर लिया गया। 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग क्षेत्र पर अधिकार किया। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है साम्राज्य विस्तार अंतिम चरण था। डलहौजी के समय जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो है विस्तार वो अपना अंतिम चरण में था।
डलहौजी के शासन को आधुनिक संचार एवं परिवहन के विस्तार के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जिसका क्लियरिफिकेशन जब हम रेलवे का और डाकतार व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका व्यापकगत सिद्धांत। यदि किसी आश्रित अधीन रियासत के शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मरता था तो दत्तक उत्तराधिकारी, वही जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, को मान्यता न देकर राज कंपनी में मिलाने की नीति अपनाई गई। जी आपको हम एक लाइन में ऐसे ही समझा दिए थे कि गोद लिया हुआ बेटा, ये यानी कि अगर किसी राजा का बेटा, कोई राजा मर जाता है, उसका कोई बेटा नहीं, अगर उसकी पत्नी यानी रानी किसी को गोद लेकर उसको राज्य देना चाहे, उसे राजा बनाना चाहे, तो ब्रिटिश इसे स्वीकार नहीं करते थे, उस राज्य को अपने अधीन मिला लेते थे। इस नीति का सबसे अधिक संबंध लॉर्ड डलहौजी से जोड़ा जाता है। देखिए, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, ये आप क्रम याद कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा कब किसको मिलाया गया व्यापकगत सिद्धांत के तहत। तो पहले सतारा को मिलाया गया 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में मिलाया गया, झांसी को 1853 में मिलाया गया, नागपुर 1854 में मिलाया गया। क्योंकि सभी ये जो 1857 का विद्रोह था, ये भी यही सब का उपज था, क्योंकि झांसी की रानी बोली थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी व्यापकगत सिद्धांत के तहत। इसलिए इसी सब के विरोध में 1857 का विरोध होता है, जिसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा 1857 के ऊपर, 1857 के विद्रोह के ऊपर। अवध का विलय 1856 में किया जाता है। अवध का विलय जो है कुशासन का आरोप लगाकर किया जाता है कि अवध में सही ढंग से शासन नहीं चल रहा है। मान लीजिए जिस तरह अभी आपातकाल वगैरह लगा दिया जाता है कि चलो उस राज्य में शासन अच्छा से नहीं चल रहा है, वो राज्य सरकार शासन नहीं चला पा रही है, आपातकाल लगाकर उस पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। वो उसी तरह का कुछ था, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में मिला लिया गया। ये व्यापकगत सिद्धांत नहीं है, अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। याद रखने की ट्रिक, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, 1848, 49, 53, 54। डलहौजी की आधुनिकतावादी कार्य। डलहौजी की आधुनिकतावादी कार्य कौन कौन से? रेलवे, 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच पहली यात्री रेल चला। 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच रेल का विस्तार किया गया। टेलीग्राफ, 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन का उल्लेख मिलता है। डाक सुधार, 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया। डाक व्यवस्था में केंद्रीकरण किया गया। इस दौर में एक समान डाक टिकटों का व्यापक प्रचलन हुआ। PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग को स्वतंत्र विभाग के रूप में विकसित किया गया। गंगा नहर और सड़क या नहरों के विकास पर जोर दिया गया डलहौजी के समय। ग्रांड ट्रंक रोड कलकत्ता से पेशावर तक सड़क मार्ग का विकास मरम्मत को बढ़ावा दिया गया डलहौजी के समय। बंदरगाह एवं प्रकाश स्तंभ, बंदरगाहों को व्यापार के लिए विकसित करने तथा समुद्री नौवहन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया डलहौजी के समय। ये सारे हम आपको उस वीडियो में बता देंगे कि क्यों इस तरह का भारत के लिए विकास किया जा रहा है। ये रियल और वास्तविक रूप में भारत का विकास नहीं था, बल्कि भारत के संसाधनों को अधिक से अधिक दोहन करने का एक कदम उठाया गया था। रेलवे का विकास, बंदरगाह का विकास, टेलीग्राफ, डाक सुधार, लोक निर्माण विभाग, ये सारे एक लूटने का तरीका था। नेक्स्ट है डलहौजी के सैन्य एवं प्रशासनिक सुधार। अब हम लोग देखते हैं कि डलहौजी के सैन्य एवं प्रशासनिक सुधार क्या क्या थे। कलकत्ता स्थित तोपखाने को मेरठ स्थानांतरित किया गया। सैन्य मुख्यालय को शिमला ले जाने की दिशा में कदम उठाया गया। पंजाब में नई सैन्य व्यवस्था, गोरखा सैनिकों की भर्ती को बढ़ावा दिया गया। प्रशासन और संचार को अधिक केंद्रीकृत तेज बनाने का प्रयास किया गया। व्यापारिक सुधारों के साथ बंदरगाह और परिवहन नेटवर्क पर ध्यान। डलहौजी के युग केवल हड़प नीति नहीं, एक तरफ आक्रामक विस्तार, दूसरी तरफ रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, PWD जैसी संस्थागत संचार सुविधाओं का विस्तार भी था। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय कौन सा सुधार किया गया, इस तरह का क्वेश्चन भी बनाया जाता है। ये आप पॉइंट आउट कीजिएगा और इसी को दिमाग में रख के ही पढ़ना है। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पहले देखना है कि इसको एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। इसीलिए PYQ होता है। PYQ यही समझने के लिए होता है कि कोई टॉपिक को हम किस प्रकार पढ़ें, और सिलेबस होता है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें।
कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही इसलिए हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, आपका इस चैनल पे उपलब्ध भी होगा वीडियो। सिलेबस का एनालिसिस बीपीएससी का हम किए थे, और पीवाईक्यू का भी 2-3 वीडियो होगा जिसको हम एनालिसिस किए हैं। पीवाईक्यू अभी कुछ बच गया है, उसको भी हम डिस्कस आगे कर देंगे। फिलहाल ये टॉपिक गवर्नर जनरल का कंप्लीट कर लें। एक नज़र में गवर्नर जनरल बनाम प्रमुख घटना है, यानी किस गवर्नर जनरल के समय कौन कौन से प्रमुख घटना था। तो मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। 1809 में अमृतसर की संधि, 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो प्रथम के समय, हेस्टिंग्स के समय 1823 से 1327, नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि, पिंडारी दमन, तृतीय मराठा युद्ध, एमहर्स्ट, इसी तरह आंग्ल बर्मा युद्ध, यांडबू की संधि, बेंटिंग के समय सती प्रथा का अंत किया गया, 1833 का चार्टर एक्ट, शिक्षा सामाजिक सुधार, मेटको प्रेस प्रतिबंध में ढील यानी स्वतंत्रता दी गया, ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, एलनबरो, सिंध का विलय, हार्डिंग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डलहौजी, व्यपगत सिद्धांत, पंजाब रेलवे, टेलीग्राफ, डाक आदि का विकास किया। सुपर फास्ट रिवीजन, वन लाइनर। 1809 अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ के समय, 1816 सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध, 1817 से 18 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1826 यांडबू की संधि, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1829 सती प्रथा का अंत बेंटिंग के समय, 1833 चार्टर एक्ट बेंटिंग के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, 1835 से 36 प्रेस की स्वतंत्रता मेटकॉफ के द्वारा, 1843 सिंध का विलय एलनबरो, 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग, 1848 से 56 डलहौजी व्यपगत सिद्धांत प्लस आधुनिक संचार के लिए जाना जाता है। अब ये देख लेते हैं किस तरह से एमसीक्यू है। इसमें तो आपका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, तो आंसर तो आप लोग पहले ही देख लेंगे, इसको इस तरह से करने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। अमृतसर की संधि 1809 किससे संबंधित है? रंजीत सिंह। सुगौली की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो आंग्ल नेपाल युद्ध। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो विलियम बेंटिंग के समय। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कौन सा पद बना? तो भारत का गवर्नर जनरल, जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? यांडबू की संधि। प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ। ये इतना बार रिवीजन हो चुका है पर अभी डिस्कशन करते करते कि ऐसे ही याद हो जाता है। सिंध का विलय किसके समय हुआ? एलनबरो के समय। व्यपगत सिद्धांत का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो डलहौजी से। अब हम लोग देखते हैं कि मिंटो 1809 में अमृतसर की संधि की, हेस्टिंग्स नेपाल प्लस पिंडारी मराठा युद्ध, बेंटिंग सती प्रथा का अंत किया, 1833 का चार्टर शिक्षा, वही सारे दोहराया गया है। डलहौजी व्यपगत सिद्धांत, रेलवे टेली। तो ये आपका रहा इतना सारा गवर्नर जनरल वायसराय जो भी आपका ये था सारा आपका कंप्लीट हो गया। आगे अब हम चाहे पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आएंगे हिस्ट्री का, जैसे रेलवे, इसी तरह से कोई टॉपिक ही ले लेंगे। नहीं तो एक बुद्ध भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक चैप्टर बुद्ध, इसका 2 वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा कम से कम। देख लेते हैं कितना में कवर होता है। कोई भी एक टॉपिक लेके हम आपके पास आते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।